तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से मैं हिंदी का नागरी लिपि यानी कि हिंदी का 5 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ, यानी कि नागरी लिपि। नागरी लिपि का हम लोग जानते हैं, नागरी लिपि के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं थ्योरी। हम लोग आज सब्जेक्टिव जानने वाले हैं। सब्जेक्टिव के बाद अगले दिन आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। आज सब्जेक्टिव पूरा क्लियर करते हैं। आपको बताते हैं कि नागरी लिपि 5 नंबर एक्सरसाइज है। एक अच्छा 10th के हिंदी गद्य खंड में आपको मिलेगा 5 नंबर एक्सरसाइज। नागरी लिपि के लेखक का नाम है गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। इसमें लिपियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? भारतीय लिपि के बारे में बताया गया। और इसमें कितने सारे और कौन कौन से भाषाएं आती है, इन सारी बारे में बताए हैं। अगर जिसने नहीं देखा मेरा पहले वीडियो यानी थ्योरी वाला, उसमें को जाकर के बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उसको देखेंगे। आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हुए क्वेश्चन देखेंगे, आपको आंसर नजर आएगा। चलिए कोई बात ना, हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जय सुनिए। पहला नंबर कहता है क्वेश्चन कि देवनागरी लिपि अक्षर जो है इसमें स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता यानी कि रुकावट रुका कैसे, और वहीं तक हमको पढ़ना है, उसके ज्यादा विस्तार यानी कि नहीं हुआ, तो वहां तक स्थिरता कैसे आई। आपको बता दें कि आज से 250 साल पहले, आज से अभी से नहीं, आज से 250 साल पहले यानी कि 250 वर्ष पहले लगभग, में आपको बताते हैं कि 250 वर्ष पहले लिपियों के लिए क्या टाइप शुरू हुआ। क्या हुआ? टाइप शुरू हुआ, यानी कि टाइप राइटर जो है इसका आविष्कार होना शुरू हो गया था। और उसके बाद हमारे लिपियों में स्थिरता आ गई और पुस्तकें छपने लगी थी। लेकिन जो इसका शुरुआत जो है ये 8वीं शताब्दी से हुआ था। देवनागरी लिपि देखने के लिए जो आरंभ में जो मिलता है ये 8वीं शताब्दी से मिलता है। कब से मिलता है? 8वीं शताब्दी से मिलता है। लेकिन जब इसका टाइप राइटर तैयार हुआ, इसका टाइप राइटर कब से तैयार हुआ? ये 250 वर्ष पहले तैयार हुआ। टाइप राइटर जब तैयार हुआ तो पुस्तकें छपने लगी, और जब पुस्तकें छपने लगी तब जाकर के नागरी लिपि के अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। एकदम कहानी का बिल्कुल शॉर्ट, एकदम छोटा, एक लाइन के आपका आंसर है, बिल्कुल याद होने वाली है। और ये बात याद रखिए, लघुत्तरीय क्वेश्चन है तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा आंसर अगर दीजिएगा तो शायद आपको ज्यादा नंबर ना मिले, लेकिन आपका जो टाइम है ये बिल्कुल जरूर घटेगा, टाइम आपका बर्बाद होगा। तो जितना क्वेश्चन से आपका आंसर पूछा जाए उतना ही क्वेश्चन का आप बिल्कुल जवाब देंगे। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जाती है जो आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इसमें आपको बताते हैं कि देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, गुजराती व हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। साथ में आपको नेपाली भी भाषा लिखी जाती है। गुजराती भाषा जो है ये आपको अलग यानी कि इसमें लिखी जाती है। संस्कृत, मराठी, गुजराती, संस्कृत, मराठी और गुजराती, साथ में हिंदी भाषा में लिखी जाती है, नेपाली भाषा लिखी जाती है, और इसके साथ में कई सारे बोलियां भी लिखी जाती है। आपको बताते चले तो ये भी आपको बता दें कि हमारी जो बोलियों में जो आती है वो आपका भोजपुरी के नाम सुने होंगे, मगही के नाम सुने होंगे, मैथिली के नाम सुने, हमारे बिहार में ज्यादा बोला जाता है और हम लोग को भी पता है, और हम लोग तो बोल भी लेते हैं अच्छी तरह से। जो मैथिली शायद ना बोल पाए, लेकिन मगही, भोजपुरी और कौन भाषा, आप हिंदी भाषा बहुत ही आराम से अच्छे से बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। संस्कृत भाषा तो वैसे में बढ़िया तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन संस्कृत हम लोग को 10th में पढ़ना है, और 10th के बारे में अगर पढ़े या संस्कृत कुछ कुछ जानते हैं तो ये भी कुछ कुछ भाषा हम लोग बोल लेते हैं। संस्कृत भी थोड़ा बहुत नाम मात्रा के, ऐसा नहीं कहेंगे कि इसका विद्वान है, लेकिन इतना भाषाएं हैं जो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, यानी नागरी भाषा में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे चलिए, क्लियर? अगला नंबर देखेंगे। अब अगला नंबर यानी कि क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन जो बताया गया है जो देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं। नंदी नागरी जो लिपि है ये हम लोग किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसके उल्लेख किया है, किस प्रसंग में लेखक ने उसके उल्लेख किए हैं। चलिए ये तो अभी बताए थे, नहीं ये नहीं बताया। चलिए क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले आपका क्वेश्चन जो है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से
देवनागरी का संबंध बताया कि भारत के कौन सा ऐसा लिपि है जिसको देवनागरी भाषा से मिलता जुलता है, यानी कि संबंध है, रिलेशन है। तो लेखक ने गुप्तकालीन ब्रह्मी लिपि तथा बाद में ये सिद्धम लिपियों से क्या बताया है, देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। याद रखिए कि भारत में जो गुप्तकालीन कौन लिपि, गुप्तकालीन ब्रह्मी लिपि, भारतीय की लिपियों में गुप्तकालीन ब्रह्मी लिपि और बाद में सिद्धम लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है कि नंदी नागरी लिपि किसे कहते हैं, नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है, नगरी लिपि का, यानी कि नंदी नागरी लिपि का उल्लेख लेखक ने किस प्रसंग में किया है। तो देखिए, देवनागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी के नामकरण मतलब देवनागरी नाम जब पढ़ रहा था, देवनागरी लिपि को, नागरी लिपि का जब नाम देवनागरी पढ़ रहा था उस समय की बात करता है, तब प्रसंग में, उसी प्रसंग में, देव नामकरण के प्रसंग में उसका उल्लेख किया गया था। किसका, नंदी नागरी लिपि का। और राष्ट्रकूट के राजा के समय, राष्ट्रकूट के जो राजा थे उसके समय में नंदी नगर या नांदेड़, पता है कि नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसे नंदी नागरी कहे जाने लगा। क्या कहे जाने लगे, नंदी नागरी कहलाने लगी। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उसके विवरण दीजिए। कि नंदी नागरी लिपि के जो शुरुआत जो होता है, आरंभ जो होता है, वो कहाँ हुए। तो आपको बताते चले कि हमारे भारत में जो नंदी लिपि का जो शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, ये 2 सदी से हुआ, यानी 8वीं सदी में और 9वीं सदी, दोनों सदी में आती है। 8वीं व 9वीं, यानी कि 8वीं और 9वीं सदी दोनों में ये मिलता है कि 8वीं सदी में भी और 9वीं सदी में। लेकिन आपको बता दे कि भारत के दक्षिणी भारत, यानी कि दक्षिणी भारत में 8वीं सदी और 9वीं दक्षिणी भारत में 8वीं सदी और 9वीं सदी में आपको उत्तर भारत में से मिलना शुरू हुआ था। अब इसमें समझेंगे, यानी कि परिभाषा से कहता है कि देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। यानी बताया थे कि 8वीं सदी से दक्षिण भारत में, यानी 8वीं सदी पहले आता है, उसके बाद उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिल रहा है। यानी कि देवनागरी लिपि के जो आरंभ लेख जो है, यानी शुरुआत वाला जो लेख, ये दक्षिणी भारत से आपको मिलना शुरू हुआ। साथ में ये कहता है कि राष्ट्रकूट वंश, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के राजा जो है कौन, दंतदुर्ग, इसका सामंगड दान पत्र के नागरी लिपि में ही मिलता है। सामंगड जो बिल्कुल पूरा समूह के लोग जो दान करते हैं, पूरा वहां के राज्य के सभी लोग दान करते हैं, उसको बोलते हैं सामंगड। और उस दान पत्र में नगरी लिपि में ही लिखा गया था। कहता कि इसके अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा, ये तो लिखा गया राष्ट्रकूट के वंश के राजा जो लिखे थे, साथ में इसके अलावा चोल राजाओं के सिक्का पर भी नागरी अक्षर अंकित थे। चोल राजाओं के जो सिक्के, जो दक्षिण भारत के जो ये सब क्या थे, राजा हुए थे, कहता है चोल राजाओं के सिक्का पर भी ये नागरी लिपि में भी अक्षर कहाँ हुए थे, खुदवाए हुए थे, अंकित किया गया था। साथ में 12वीं सदी, आपको बता दे जो 12वीं सदी है, ये कौन, ये 12वीं सदी जो है, ये किनके, 12वीं सदी जो मिलता है, ये केरल के जो राजा हैं, यहाँ के राजा, केरल के राजा, उनके सिक्के पर मिलता है, जो वीर केरलस से मिलता है। क्या मिलता है, वीर केरलस से मिलता है। तो कहता है कि 12वीं सदी में केरल के शासक राजा, 12वीं सदी में केरल के शासक यानी कि राजा के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे नागरी शब्द में लिखवाए गए थे। नागरी शब्द में क्या हुए थे, लिखवाए गए थे। साथ में 9वीं सदी में वरुण, कहता है कि वर गुण तामपत्र पर और श्रीलंका के पराक्रम बहु, श्रीलंका के में 2 राजा थे, जो दोनों के बाद समझेंगे, श्रीलंका के पराक्रम बाहु तथा विजय बाहु
प्रकृम्बाहु तथा विजयबाहु के साथ, यानी कि उनके सिक्कों पर, कहता है कि प्रकृम्बाहु और विजयबाहु के सिक्कों पर, और यानी कि महमूद गजनबी के सिक्कों पर नगरी लिपि के अक्षर अंकित आपको मिलेंगे। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे क्या कहता है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मी और सिद्धम लिपि के तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। यानी ब्रह्मी लिपि और सिद्धम लिपि को पहचानेंगे हम कैसे कि कौन जो लिपि है वो किस प्रकार से है, दोनों में अंतर एक बताना है। यानी कि अंतर हम लोग जानेंगे क्या है। आपको बता दें कि गुप्त काल की ब्रह्मी लिपि तथा बाद में सिद्धम लिपि के अक्षरों पर छोटी आड़ी लकीरें, यानी छोटी जो है आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण होते हैं। छोटे ठोस क्या होते हैं, त्रिकोण होते हैं। लेकिन नागरी लिपि के कुछ नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों पर सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है। ये जो ब्रह्मी लिपि है ये त्रिकोण होते हैं इसके सिरे पर, और ये जो हमारे जो लिपि जो है देवनागरी लिपि ये बिल्कुल लकीरें पूरी होती है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिन, क्या लिखे हैं, दिन। अब दिन लिखे, जितना बड़ा हमारा जो दिन लिखा हुआ है उतना ही बड़ा लकीर पारेंगे, तो ये हमारा देवनागरी लिपि हो जाएगा। कौन लिपि हो जाएंगे, ऐसे हम देवनागरी लिपि के नाम से जानेंगे, देवनागरी लिपि। अगर हम दीने लिखे, सेम टू सेम लिखेंगे, दिन लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें उतना ही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इधर से मोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा उठा देंगे, यानी कि त्रिकोण की तरह कर देंगे इसका पाई। अब जब त्रिकोण की तरह आगे वाला उठा हुआ, नीचे वाला अगर धंसा हुआ रहे, तो इसी त्रिकोण लिपि को हम लोग कहेंगे सिद्धम या ब्रह्मी लिपि। क्या बोलते हैं, सिद्धम या ब्रह्मी लिपि। लेकिन अगर बराबर लंबाई चौड़ाई अगर सब मेकअप करता हो, बराबर अगर होता हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे देवनागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि या नंदी लिपि कहेंगे, या इसे नगरी लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि पूरी लकीरें बन जाती है, और ये जो लकीर है या सिरों की रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितने की अक्षर की चौड़ाई। ये जितना अगर लंबा अक्षर की चौड़ाई है उतना ही इसके सिरा के लंबाई है, लेकिन इसमें होता है उल्टा, इसमें होता तो है उतना ही, थोड़ा सा बढ़ जाता है और साथ में ऊपर नीचे ये त्रिकोण हो जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत के कौन से ऐसे शासक है जिसके प्राचीन नागरी लेख प्राप्त आपको होता है। तो आपको उत्तर में बता रहे हैं कि उत्तर भारत में, कौन भारत में, उत्तर भारत में मेवाड़ नाम का एक जगह है, वहां के गुहिल, सांबर, अजमेर के चौहान, कथा मेवाड़ के गुहिल और सांबर अजमेर के चौहान, जो राजा का नाम है ये, हाँ ये सरनेम से आपको नाम परिचय करा जा रहा है, चौहान। और कौनेज के जो राजा है ये गढ़वाल, कठियावाड़ जो है, कठियावाड़ कहता है कठियावाड़ गुजरात जगह, वहां के सोलंकी राजा, साथ में अबू के परमार राजा, और जोक मुक्ति के, यानी कि बुंदेलखंड को ही जोक मुक्ति के नाम जानते हैं, जेजाक मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, जेजाक मुक्ति। जेजाक मुक्ति बुंदेलखंड को बोलते हैं। यहाँ के राजा का नाम है चंदेल शासक। इन सभी राजाओं के लेख जो है नागरी लिपि से में ही प्राप्त होते हैं। कौन सी लिपि में, नागरी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। क्लियर। अगला नंबर देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नगरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। नगरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। लेखक जो है इस संबंध में क्या बताता है, तो बताते हैं कि लेखक नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। कहता है कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के बारे में विद्वानों का अलग अलग राय है, यानी कि सहमति है, एक मति नहीं है। कहता है कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के बारे में विद्वानों के अलग अलग क्या है, मत है, राय है। कहता है कुछ विद्वान कहते हैं कि गुजरात के नगर ब्रह्मों, कहता गुजरात के नगर ब्रह्मों के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में किए जाने वाले जो नाम है, इसी नाम पर नगरी लिपि
मानते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि शेष नगर जो है ये केवल नगर है, नगर का नाम नगर है तो नगर है, लेकिन काशी को देवनगर के नाम से जाना जाता है, काशी को ही देवनगर के नाम से जाना जाता है। इसलिए काशी में प्रयोग होने वाले की वजह से, काशी में प्रयोग होता है देवनगर, तो उसी में प्रयोग होने के वजह से इसका नाम देवनागरी लिपि में कहा जाने लगा। इसका नाम क्या में कहा जाने लगा? देवनागरी लिपि में कहा जाने लगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है, कि नागरी का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में लेखक का क्या कहना है? कहता है कि पटना से नगरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। कहता है कि पटना से जो इसका जो संबंध बताता है कि नागरी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसमें पटना का क्या संबंध बताता है, उससे पटना से रिलेशन क्या है, नगर यानी कि लिपि से पटना का संबंध बारे में बताता है। तो कहता है कि नगरी जो है इसका उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है, नगर से ही क्या बना है? नागरी शब्द बना है। लेकिन कभी पटना को नगर कहा जाता था, कभी पटना को क्या कहा जाता था? नगर कहा जाता था। और पटना में इस लिपि का उत्पत्ति होने के कारण इसे नगरी कहा जाने लगा। इसे क्या कहा जाने लगा? नगरी कहा जाने लगा। अगर इसी के बारे में अगर विस्तार से हम लोग जाने तो ये कहेंगे कि पटना को नगर कहते हैं। नगर तो नगर होता है, तो नगर के मतलब पटना, और पटना का नगर था ही, प्राचीन काल से ही पटना है जो एक नगर के महानगर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि पटना तो एक नगर है ही, लेकिन पटना का एक राजा था जो गुप्त वंश के शासन काल का था। किसके शासन काल का? गुप्त वंश के शासन काल का। और वहां का जो राजा था उसके नाम में हम लोग देव के नाम से जानते हैं। उसका उपनाम क्या था? देव। और उसके उपनाम देव के नाम से हम लोग प्रसिद्ध हुआ, और इसी की वजह से देव उसके साथ जुड़ गया। यानी कि नगर तो नगर है और देव का नगर है। किसका? यानी देव का, वहां के राजा देव है, तो देव का जो नगर है तो उसी के देवनगर से ही देवनगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी देवनगर हम जानते हैं। क्लियर? तो ये उनका नाम से ही प्रसिद्ध होता है, देवनगर का संबंध मिलता है। आगे अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को, तो ये देखेंगे कि नगरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो नगरी लिपि का मानना अगर जाने तो लेखक का मानना है कि 8वीं सदी से लेकर के, और नगरी लिपि जो है जो सार्वदेशिक यानी 8वीं सदी से लेकर और 11वीं सदी, 8वीं सदी से लेकर के और 11वीं सदी तक, 11वीं सदी तक याद रखेंगे, 11वीं सदी तक नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि थी। 8वीं सदी से लेकर के और 11वीं सदी तक ये जो नगरी लिपि है वो सार्वदेशिक लिपि थी। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि नगरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? नगरी लिपि जैसे जन्म होता है कि नगरी लिपि का नाम जैसे जन्म हुआ, उसके साथ साथ और किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो देखिए, लेखक हमें बताता है कि नगरी लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक नया युग का उदय होता है। कहता है कि जैसे लिपियों का उदय होता है वैसे ही भारत के इतिहास का भी उदय होता है। उसके पहले इतिहास नहीं के बराबर यानी कि कम था, लेकिन जब लिपि आया और यहाँ पर स्थिरता आ जाता है लिपियों में, तब वहां से क्या होता है? वहां से इतिहास आपका प्रकट होता है, इतिहास हमारा शुरू हो जाता है। कहता है कि इस लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक मतलब अलग अलग राज्य का जो भाषा है, अलग अलग देश का भाषा है, ये भी जन्म लेती है। कहता है इसी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। और 8वीं और 9वीं सदी के हिंदी साहित्य और मराठी और गुजराती बंगाली भाषा के उपलब्ध लेख ही काल के हैं। कहता है कि एक ही काल के हैं, सारे के सारे एक ही काल में मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गुज्जर प्रतिहार कौन थे? गुज्जर प्रतिहार जो है ये कौन थे? तो गुज्जर प्रतिहार विदेशी थे। गुज्जर प्रतिहार क्या थे? विदेशी थे, जिन्होंने ईसा के 8वीं सदी के पूर्व
ईसा के 8वीं सदी के पूर्व में अवंती प्रदेश में, कौन प्रदेश में, अवंती प्रदेश में अपना शासक खड़ा किया। अपना शासन जो है, अपना अपने राज्य को हाथ में लिए और वहां पर का राजा बन गए, अपने शासन को खड़ा किए और कुछ समय के बाद उन्होंने कनौज पर भी अधिकार कर लिए थे। क्या कर लिए थे, कनौज पर भी कुछ दिन के बाद अधिकार कर लिए, यानी कि कनौज का भी राजा यही बन गए थे। कौन कौन बन गए थे, गुज्जर बन गए थे। कौन बन गए थे, गुज्जर। आगे अगर देखेंगे कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंध प्राप्त प्रस्तुत करते हैं। कहता है कि निबंध के आधार पर, किसके आधार पे, जो निबंध हम लोग पढ़े इसके आधार पे कालक्रम यानी कि काल के क्रम से नगरीय लेखों के संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करना है। अब कौन कौन सा प्रमाण हमको मिला था, उन सभी को निबंध से लेकर के और दो चार को पॉइंट आपको मिलेगा, इसको हम लोग नोट करते जाएंगे। अब कहता है उत्तर में कि उत्तर और दक्षिण में नगरीय लेखों से संबंध प्रमाण निम्न प्रकार से मिले हैं, जो नीचे देख सकते हैं। पहला नंबर क्या मिला है, जो देखिए क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रकूट राजा दंतुर्ग, कहता है राष्ट्रकूट के जो राजा है दंती दुर्ग का समांग दानपत्र मिला था। क्या मिला था, दानपत्र मिला, जिसमें से 754 रुपया मिला। और इसमें 754 रुपया जो मिला, इस पैसे में को जो देखा गया तो देवनागरी लिपि में ही कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। तो क्लियर है। अगला बात जानेंगे कि 9वीं शताब्दी का जैन गणितज्ञ, 9वीं शताब्दी के जैन जो गणितज्ञ हैं, उनके महावीराचार्य की रचना गणित सार जो है, ये भी संग्रह किस में मिलता है, ये भी देवनागरी रूप में मिल जाता है। अगर आगे की बात अगर किया जाए तो अगला बात बिल्कुल याद रखेंगे और इसको देखेंगे कि तीसरा नंबर कि 9वीं शताब्दी का ही प्रतिहार शासक मिहिर भोज का ग्वालियर पर शासित हुए, यानी ग्वालियर पर कब्जा किए। और उनका जो सिक्का मिलता है ग्वालियर का, तो उनके ग्वालियर वाले सिक्का पर भी आपको देवनागरी शब्द मिलते हैं, यानी संस्कृत में मिलते हैं। कौन भाषा मिलते हैं, संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में मिलेंगे। अगर हम लोग चौथा की बात किया जाए तो 1012 ईस्वी में कहता कि 1012 ईस्वी का शिलाहार शासक, कौन, शिलाहार शासक जो केसी देव, कौन देव, केसी देव का शिलालेख मिलता है, उस पे भी देवनागरी लिपि में ही मिलते हैं अंश। क्लियर। और अगर बात किया जाए हम लोग के पचमा के, तो 1020 ईस्वी में ये परमार वंश के कौन, विश्रुत राजा भोज का दान पत्र, विश्रुत राजा भोज के दान पत्र मिलता है। और उसमें भी हमें क्या मिलता है, उसमें भी हमें यही बात मिलता है कि ये भी है जो देवनागरी पे ही मिलेगा। कहाँ में मिलता है, देवनागरी शब्द लिपि में ही हमको मिलता है लेख। क्लियर। आगे अगर बात किया जाए कि 1028 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है, इसके सिक्का पर भी हमें क्या मिलता है, देवनागरी शब्द में ही अंकित मिलता है, कुछ खुदवाए हुए होते हैं। साथ में हम लोग 7वां नंबर जानेंगे कि केरल के शासक जो है, उसके सिक्के पर वीर केरला से लिखा हुआ था। और ये भी हमें कब मिलता है, ये हमें 12वीं शताब्दी में मिलते हैं। कब मिलते हैं, 12वीं शताब्दी में। और आपको पता होना चाहिए कि अकबर जो राजा है, ये जो हमारे दिल्ली के सल्तनत था, और उसके सिक्का पर सिया और राम के फोटो के साथ साथ में राम सिया आपको अंकित भी आपको शब्द भी मिल जाते हैं उसी में। तो ये आपका था। चलिए इतना ही हमारा जो रहा क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आप 13 नंबर को क्वेश्चन देख लिए। साथ में आप वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे तो मेरा वीडियो बिल्कुल खजाना लग चुका है। पहले तो वीडियो बहुत कम था, लेकिन अब बिल्कुल पूरा भरपूर चला है। आपका जो क्वेश्चन मिलेगा सारे का उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मिलते चलेंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर के साथ में हम थ्योरी भी देते आ रहे हैं, तो थ्योरी भी बिल्कुल लेते चलिएगा। आगे भी ऐसे ही मिलते चलेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ में थ्योरी भी मिलते चलेंगे। और बिल्कुल लगे रहिए, तो एग्जाम तक बिल्कुल आपके साथ छोड़ने वाले नहीं है, साथ आपके रहेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ भी बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू।